नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब दिव्य से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के दलों ने ताकत झोंकी। और उच्चतम न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई। समाचार विस्तार से। पूरे प्रदेश में मानसून के प्रभाव से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान बांका के शंभुगंज में सबसे अधिक 191.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं किशनगंज में 148, पश्चिम चंपारण के सिकटा में 145.6, मुंगेर के तारापुर में 145.2 और पटना के अतमलगोला में 113 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, कटिहार, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण तथा पूर्वी चंपारण में एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और भारी वर्षा का संभावना व्यक्त किया गया है, जबकि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। पूरे राज्य में अगले 2 दिनों तक दिन के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का अनुमान नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश के दौरान वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से मेघ गर्जन और बारिश के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वहीं लोगों से बारिश के दौरान खेतों में काम नहीं करने और पेड़ के नीचे शरण नहीं लेने को कहा है। इधर आज बारिश के दौरान प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 7 लोग झुलस गए। कैमूर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नुआव और बेलाव थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई। रोहतास के नटवाड़ थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आकर एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। राज्य में हो रही लगातार बारिश से विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। गंगा, सोन, गंडक, बागमती, अधवारा समूह, कमला बलान और कोसी सहित अन्य नदियों में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में भी गंडक नदी का पानी तेजी से फैल रहा है। जिले में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। बगहा के बैरागी और सोनबरसा पंचायत में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नवल किशोर भारती ने बताया कि अचानक जलस्तर बढ़ने से गंडक बैराज से 4,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि पानी के दबाव को नियंत्रण करने के लिए बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने बगहा अनुमंडल के 4 जोन में बांटकर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की नियुक्ति की है। इसके अलावा निचले इलाके में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जान माल की क्षति को रोका जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती, लखनदेई और नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। सीतामढ़ी जिले समेत नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश से बागमती और अधवारा समूह की नदियां फिर से उफान पर है। बागमती नदी जिले में 4 स्थान सोनाखान, दुब्बाधार, चंदौली और कटौधा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं लाल बकैया नदी बेरगिनिया के बोहाबाड़ी के पास पूरे उफान पर है। निचले इलाकों में जल भराव होने से बाढ़ की आशंका बनती जा रही है। जिला प्रशासन विभागीय अभियंताओं को नदी तटबंध पर सतत निगरानी करने और तटबंध सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। इधर मधुबनी में मधेपुर प्रखंड और आसपास के क्षेत्रों में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पलायन करना पड़ा है।
पड़ोसी देश नेपाल के तराई क्षेत्रों में कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद से कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जलस्तर में वृद्धि से मधुबनी के मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी दियारा इलाके के बसीपट्टी, गढ़गांव, भड़गामा, द्वारक पंचायत के लगभग 25 से 30 हजार लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मधेपुर प्रखंड के गढ़गांव पंचायत एवं बकुआ पंचायत के मुखिया ने बताया कि रविवार सुबह से ही कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पश्चिमी कोसी तटबंध पर जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों ने चौकसी बढ़ा दी है। मधेपुर के अंचलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। श्री कुमार ने बताया कि निजी और सरकारी नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। कैमूर जिले में कर्मनाशा और दुर्गावती नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दोनों नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि भारी बारिश के चलते जिले के मोहनिया स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। कैमूर जिले में भारी बारिश से करमनाशा और दुर्गावती नदी में उफान पर है। बारिश से जिले के कई निचले इलाकों में पानी फैल गया है। इधर प्रशासन की ओर से नदी बांधों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी बारिश के चलते मोहनिया अनुमंडल अस्पताल में भी बारिश का पानी घुस गया है। भीषण जल जमाव से चिकित्सकों, मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बदरुद्दीन अंसारी ने बताया कि बारिश खत्म होने पर पानी की निकासी की जाएगी। इधर बारिश के दौरान वज्रपात से 2 युवकों की मौत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कैमूर से श्रीकांत पांडे। रोहतास जिले में भारी बारिश के चलते नौहट्टा प्रखंड के महादेव खो मंदिर स्थित झरने से बड़े पैमाने पर जल प्रवाह हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में कल नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं शामिल हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज केंद्रीय मंत्री जीतराम मांझी और चिराग पासवान ने ओरलाहा, भवानीपुर और टीकापट्टी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल को जिताने की लोगों से अपील की। इस अवसर पर श्री पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के केंद्र में एनडीए सरकार के जल्द गिरने पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार मजबूती से काम कर रही है। वहीं श्री मांझी ने राजद पर बिहार में जंगल राज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानमंत्री गरीबों, दलितों और वंचितों सभी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम आपके सामने जो बोल रहे हैं, हम मुसहर समाज से आते हैं और मुसहर समाज को मुख्यमंत्री बनाने का काम कौन किया? तो नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी भी दलितों के पुरोधा हैं और नीतीश कुमार भी दलितों का पुरोधा है। तो हम विशेष करके दलित भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए और भाई कलाधर मंडल यहाँ पर हैं आपके सामने, इनको आप काफी वोट से जिताने का काम करें। इधर महागठबंधन की ओर से कई वरिष्ठ नेताओं ने राजद उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में सभा और रोड शो किया। रुपौली में 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। उपचुनाव में 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जदयू ने चुनावी मैदान में कलाधर प्रसाद मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद आज पहली बार पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। श्री पासवान ने इस दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत दफादार और चौकीदार के आश्रितों की बहाली को पुनः प्रारंभ करने और राज्य में पुल गिरने की घटनाओं पर अपनी चिंताएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन विषयों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सिवान में गोल्डन पासवान के शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। श्री पासवान ने पुलिस अधीक्षक से बात कर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की। पिछले महीने की 19 तारीख को सिवान में सिविल कोर्ट के कर्मचारी राकेश कुमार उर्फ गोल्डन पासवान की अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जन जन तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया से अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। पटना में आयोजित एक दैनिक समाचार पत्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन का प्रकोप राज्य के लोग झेल रहे हैं, उससे निपटने के लिए सभी को प्रयास करने की जरूरत है। वहीं नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कहा, सरकार के सही कामकाज और इसे सही दिशा देने के लिए अखबारों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से समाज सशक्त होता है। उन्होंने कहा, बिहार में मीडिया पूरी तरह मौजूद है। समारोह को पूर्व सांसद सुनील कुमार सिंह, पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक एसके मालवीय सहित कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि शेखपुरा से होकर गुजरने वाली रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। शेखपुरा में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा, भूमि अधिग्रहण को लेकर दूसरे फेज के तहत जल्द ही मुआवजा का वितरण किया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने राशि का आवंटन कर दिया है। वर्षों से या कई एक दशक से ऊपर हो गया जो रेल परियोजना जो लंबित इतने दिनों से जो चल रहा है पटना को सीधा जोड़ने वाला, ये अब गतिशील होने जा रहा है। ये प्राथमिकता पे रेलवे मंत्रालय द्वारा इसको उठा लिया और उस क्रम में दूसरा मौजा का 19 करोड़ रुपया जो मुआवजा लंबित था, 4 दिन पहले वो भी शेखपुरा में जिला के पास आ चुका है। अब जो उसमें आते हैं जिसको मिलना है, आपके माध्यम से हम सबको सूचित करते हैं कि दूसरा मुआवजा आ गया, उससे संबंधित जो कागजी कार्रवाई है, सभी लोग जो मुआवजा के अधीन आते हैं तो लोग अपना जाए और कागजी कार्रवाई आरंभ करें। राशि आ चुका शेखपुरा में, सेकेंड फेज आ चुका। मत्स्य और पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने आज कटिहार में राज्य के पहले स्वचालित बायोफ्लॉक परिक्षेत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मछली उत्पादन के मामले में बिहार न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि अन्य राज्यों को भी मछली की आपूर्ति कर रहा है। स्वचालित यंत्र शुरू करने वाले झंटू उरांव ने कहा कि इस मशीन में पानी खुद फिल्टर होता है, जिससे टैंक में अमोनिया नहीं होने से मछलियों की पैदावार अच्छी होती है। पटना के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में रक्षा विज्ञान और योग की पढ़ाई जल्द ही शुरू होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विश्वविद्यालय की 8वीं सीनेट बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही। श्री आर्लेकर ने कहा, हमें ऐसी शिक्षा देने की जरूरत है जो समाज के अनुरूप हो। पटना में इस्कॉन मंदिर द्वारा प्रभु श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा वाले रूट पर विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ आरती करके भगवान का स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रथ यात्रा को रवाना किया। मिथिलांचल के प्रसिद्ध सौराठ सभा की आज मधुबनी जिले में शुरूआत हुई। यह 12 जुलाई तक चलेगी। सौराठ विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरूआत की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान सहित विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के दलों ने ताकत झोंकी। और उच्चतम न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के मामले में दायर विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।